जाति व्यवस्था गरीबी अमीरी की खाई में फिट बैठती है। और आखिरी में यह किताब इस बीमारी से निजात दिलाने की भी रास्ते सुझाती है कि डॉक्टर अम्बेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक साथ मिलकर काम करना चाहते थे। जवाब उसका दिया जाता है जिसके पास कोई सवाल हो, पूर्वाग्रहों का कोई जवाब नहीं, साजिशों का कोई जवाब नहीं। बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम किताब पर चर्चा में। आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं उनका नाम है प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर हैं। उनके साथ आज हम चर्चा करेंगे जाति का उच्छेद, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नाम की किताब के ऊपर, जो कि बाबा साहब ने लिखी थी और जो आज की डेट में भी उतनी ही प्रमाणिक है। उसके द्वारा हम जो बाबा साहब ने जो सपना देखा था जाति विहीन समाज का, उसको हम पूरा कर सकते हैं। तो उसके ऊपर चर्चा हम शुरू करते हैं। स्वागत करते हैं सर आपका। बहुत शुक्रिया रजत जी, बहुत धन्यवाद। आपने सर समय निकाला, उसके लिए धन्यवाद। पहले मैं आप ही से कहूंगा कि आप इसके ऊपर थोड़ा सा एक डिटेल में आप बताइए कि आप इस किताब के बारे में क्या सोचते हैं और आज की जो परिस्थितियां हैं उनमें ये किताब पढ़ना क्यों ज्यादा जरूरी हो जाता है। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस बेहद जरूरी विषय पर बात रखने के लिए आमंत्रित किया है। मेरी कुछ प्रिय किताबों का अगर मैं सूची बनाऊं तो उनमें सबसे ऊपर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आएगी। इसकी बहुत गहरी वजह है और जिस नए आइडिया ऑफ इंडिया की बात की जाती है, जिसे बनना था संविधान लागू होने के बाद 26 जनवरी 1950 से जी, जिस आइडिया ऑफ इंडिया के लिए एक ख्वाब देखा गया था कि नया भारत बनेगा तो वो कैसा होगा, उस आइडिया ऑफ इंडिया के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए किताब बहुत जरूरी है। भारतीयता और भारत की समस्याओं पर विस्तार में लिखा गया है, पढ़ा गया है, डिबेट की गई है। गरीबी वैश्विक समस्या है, उस संसाधनों का असमान वितरण वैश्विक समस्या है, अवसरों का असमान वितरण वैश्विक समस्या है, लेकिन जाति वैश्विक समस्या नहीं है। मैं यह भी नहीं कहूंगा कि जाति जैसी समस्याएं दुनिया के किसी बाकी देश में नहीं, ऐसा नहीं। बाकी और भी देशों में कहीं रंग भेद, नस्ल भेद भी है जो कमोबेश जाति भेद जैसा व्यवहार करता है। लेकिन जाति भेद, जाति व्यवस्था, ये जो भारतीय उपमहाद्वीप है, ये उसकी अनूठी व्यवस्था है। जो भारत की वैश्विक समस्याएं जो पहले से मौजूद थी जी, उनको कई गुना बढ़ा देती है। जाति व्यवस्था गरीबी अमीरी की खाई में फिट बैठती है। अवसरों की उपलब्धता, संसाधनों की उपलब्धता, इन सारी चीजों का, संसाधनों का वितरण जो हुआ, अवसरों का वितरण हुआ, सामाजिक हैसियत का वितरण जो हुआ, इन सब में जाति केंद्र में रही। ये मेरी समझ है। मेरी समझ ये बनती कैसे है, उसका बुनियादी आधार एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है। और भी किताबें हैं, लेकिन यह किताब बहुत व्यवस्थित तौर पर इस पूरी खाके को रखती है। यह किताब खूबसूरत क्यों है, यह किताब जरूरी क्यों है? क्योंकि यह किताब भारत की तमाम समस्याओं की मूल जड़ जाति के एनिहिलेट करने की किताब है, निराशा की किताब नहीं है। इस किताब की सबसे खूबसूरत बात क्या है? असली बीमारी को पहचानने के तरीके बताए गए, ये नुस्खे बताए गए हैं कि यह बीमारी कैसे बनी, कैसे शास्त्रों, धार्मिक ग्रंथों के जरिए इसको सेंसिटाइजेशन के तहत कल्चर का हिस्सा बनाया गया, लंबे वक्त तक इसके आधार पर समाज का संचालन किया गया
और आज ये अपने सबसे क्रूरतम रूप में है, जब ये किताब लिखी जा रही थी। और आखिरी में यह किताब इस बीमारी से निजात दिलाने की भी रास्ते सुझाती है। इसलिए यह किताब सबसे अहम है, इसलिए यह किताब सबसे अहम है क्योंकि यह किताब यह साफ तौर पर दर्ज करती है कि जब तक आप जाति का विनाश नहीं करेंगे, जब तक आप जाति का उच्छेद नहीं करेंगे, नया आइडिया ऑफ इंडिया नहीं पूरा हो पाएगा, समानता पर आधारित भारत नहीं बन पाएगा। ये मेरी प्राथमिक टिप्पणी है इस किताब। सर, बहुत ही अच्छी डिटेल में आपने बताया कि क्यों ये इतनी ज्यादा आज की डेट में इम्पोर्टेंट है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो इस किताब में जो प्रश्न उठाए गए हैं, चाहे वो समाजवाद के ऊपर हो, ब्राह्मणवाद के ऊपर हो, क्या उस दृश्य क्या जो प्रश्न जो उठाए गए इस किताब में, उनके ऊपर कोई भी व्यक्ति कार्य करता आज की डेट में आपको नजर आता है? समाजवाद में, पहले हम समाजवाद पे बात करते हैं, फिर उसके बाद ब्राह्मणवाद और उससे जो समस्याएं उत्पन्न हुई उसके ऊपर बात करेंगे। तो आज के डेट में जो समाजवादी जो लोग हैं, क्या वो इस दिशा में कार्य करते हुए आपको कहीं नजर आते हैं? यह सवाल पर बात की जाए इस पर, इससे पहले यह जान लेना बड़ा स्पष्ट करना जरूरी है कि हम समाजवाद का अर्थ क्या लेते हैं। जी। अगर भारतीय वैचारिक परंपरा, दार्शनिक परंपरा के लिहाज से सोचें तो मैं जिसे समाजवाद कहूंगा उसके सबसे अगुआ नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया होंगे। और जब डॉक्टर लोहिया पर बात की जाएगी तो बहुत बहुत विस्तार में बात हो सकती है, लेकिन 1955-56 का वो दौर सबसे अहम पड़ाव बन के आता है कि डॉक्टर अम्बेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक साथ मिलकर काम करना चाहते थे। दोनों एक साझा संगठन बनाना चाहते थे, मुलाकात हुई थी बाबा साहब के आखिरी वक्त और में। हाँ, तो उस कोशिश के जरिए एक संकेत मिलता है कि डॉक्टर अम्बेडकर अगर कुछ दिन और हमारे बीच रहते, अब मौका मिलता तो शायद एक नई राजनीति उभर के आती। लेकिन उसके बावजूद समाजवादी धड़े की दार्शनिक पक्ष, वैचारिक पक्ष की बात करेंगे तो समाजवादी धड़ा भी बराबरी की बात करता है, जैसे कम्युनिस्ट मूवमेंट करता है। वामपंथी विचार की अगर बात करेंगे तो विचार तो कमोबेश दोनों का एक ही है। समाजवादी विचार असल में एक वामपंथी विचार है। यानी दोनों का ख्वाब एक है, दोनों के मंजिल एक है, उस तक पहुंचने के रास्ते में भिन्नता है। समाजवाद एक क्रांति विहीन, एक सहज चलने वाली प्रक्रिया के आधार पर अपने को अलगाता है वामपंथ से, और वामपंथ कहता है कि हम क्रांति के जरिए, और क्रांति में कोई भी शर्त नहीं होगी, सर्वहारा की सत्ता कायम करेंगे। इन दोनों को एक जगह मानकर चले तो विचार दोनों का क्या है? बराबरी का समाज बनाना। यही वामपंथ का भी विचार है, यही समाजवाद का विचार है। भारतीय शैली में जब वामपंथ भारतीय राजनेताओं के यहाँ आया तो चूक हुई शुरुआती दौर के वामपंथी नेताओं से। उन्होंने यह माना कि जो क्लास डिवीजन है, यानी वर्ग विभेद, यानी दो ही कैटेगरी होती है, एक सर्वहारा की, एक बुर्जुआ की। आर्थिक पूंजी, आर्थिक वजहें ही सबसे केंद्र तत्व हैं जिनके आधार पर सब कुछ तय कर दिया गया है। समाजवादी धड़ा यह नहीं मानता, वो इससे आगे भी एक कदम रखता है, जो शायद डॉक्टर अम्बेडकर या बहुजन विचारक के ओर जाता हुआ कदम दिखता है कि भारत में जातियां, आप उस पर बिना जातियों पर बात किए हम किसी भी तरह की बराबरी की बात करना अधूरा होगा, ये समाजवादी धड़ा मानता है। शुरुआती दौर का वामपंथी धड़ा ये नहीं मानता था। बाहर के जो क्लास डिवीजन है उसी को यहाँ पर वो मानते थे कि आर्थिक वजह सारी बीमारियों की जड़ है, जिसके पास आर्थिक विपन्नता है वह कहीं से भी बराबर नहीं हो सकते। समाजवादी धड़े ने कहा नहीं, तो समाजवादी धड़े के नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने नारा दिया, और सीधा सा नारा, बहुत प्रसिद्ध था। संसोपा उनकी पार्टी का नाम था, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। विभाजन हुआ था, आजादी के बाद दोनों एक होकर के संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी थी। उसका नारा क्या था? संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60।
तो समाजवादी धड़े की वैचारिकी यह थी कि कैसे पिछड़े तबके को भी एक नुमाइंदगी मिले, दलितों को नुमाइंदगी मिले, और पिछड़े तबके में भी जो जातिगत मुश्किलें या चुनौतियां, उस पर भी बात करते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो समाजवादी विचार की दृष्टि में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की बात तो मुखर तौर पर उस तरह नहीं आती, लेकिन हाँ, जातियों के नाम पर जो विभेद है इसके खिलाफ बात करता है। अब जब आज की समाजवादी राजनीति पर बात करेंगे तो जो वर्तमान दौर की राजनीति की मुश्किलें हैं, वर्तमान दौर की राजनीति की मुश्किल ये है कि चुनाव आधारित, बहुमत आधारित लोकतंत्र हमारा है। चुनाव जीतना और उसमें बहुमत प्राप्त करना सत्ता तक जाने का एकमात्र जरिया है। ये हमने संसदीय लोकतंत्र चुना है। हम आज की राजनीति पर बात करें, मैं इस सवाल को और पीछे ले जाके कहता हूं कि राजनीति समाज से जुड़ी हुई है। जैसा समाज होगा वैसी राजनीति होगी। समाज एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की तरफ नहीं जा पाया है, इसलिए राजनीति उसकी नहीं होती। तमाम समाजवादी वैचारिकी पर खड़े राजनीतिक धड़ों से लेकर के डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर राजनीति करने वाले वैचारिक धड़ों ने वही गलतियां दोहराई हैं जो इस चुनावी राजनीति के दबाव में स्वाभाविक थी। इसलिए समाजवादी राजनीति की अगर आप बात करेंगे तो उसमें विचलन वही दिखेगा जो भारतीय राजनीति का विचलन है। तो अब कोई जाति उन्मूलन की बात नहीं करता, न वो डॉक्टर अम्बेडकर के राजनीतिक उत्तराधिकारी कर पा रहे हैं, न तो समाजवाद के उत्तराधिकारी कर पा रहे। ये मुश्किल है। मतलब ये आप दोनों जगह ये चीज आप महसूस कर रहे हैं कि दोनों ही, चाहे वो समाजवाद हो जो कि उस समय के समाजवाद से थोड़ा सा उसमें परिवर्तन आया और वो जाति के मुद्दों पर थोड़ा सा मुखर हुआ है, लेकिन वो भी अभी अंबेडकर की विचारधारा से काफी दूर है। जितनी मुखरता से अंबेडकर ने जाति उन्मूलन की बात करी, उतनी मुखरता से ना ही तो आज की जैसे जो बसपा है, बहुजन समाज पार्टी है, वो भी उतनी मुखरता से उस मुद्दे पे काम नहीं करती, या सो कॉल्ड जो खुद को जो अंबेडकराइट कहते हैं वो लोग उस मुद्दे पे बात नहीं करते। लेकिन फिर भी मैं बड़ा खुश होता हूँ इस चीज को देखकर कि जो हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, आप जैसे जो प्रोफेसर हैं, वो इस मुद्दे पर कम से कम बात तो करते हैं। उनकी एक सोच तो है कि नहीं, इस दिशा में भी हमारे समाज को आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, ब्राह्मणवाद, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ब्राह्मणवाद आज की डेट में संस्थागत तरीके से किस तरीके से काम कर रहा है। चूंकि आप एक संस्था में काम कर रहे हैं तो उस पर ज्यादा आप अच्छे से प्रकाश डाल पाएंगे। उसके बाद फिर अपन आगे बात करते हैं कि उसमें जो सॉल्यूशन दिए हुए हैं इस किताब में, उनको कैसे अपन अप्लाई कर सकते हैं। पिछले सवाल की बातचीत में जो हम लोग कह रहे थे ना कि विचार एक चीज होता है, विचार, डॉक्टर अम्बेडकर मेरी नजर में एक दार्शनिक है, विचारक है, जो अपने समाज के समस्याओं को समझने के सूत्र दे रहे हैं। कई जगह हम उनसे भी असहमत हो सकते हैं, लेकिन हमें सबसे व्यवस्थित, सबसे ऑर्गेनाइज्ड जो पूरा फॉर्मूला है वो डॉक्टर अम्बेडकर क्या मिलता है। कुछ जगह पे हम असहमत होते हैं, कास्ट वाले पर मामला बिल्कुल क्लियर है। तो समाजवादी विचार में भी वो था, जाति को लेकर के समाजवादी विचार, या डॉक्टर अम्बेडकर गुरु किसको मानते हैं, फूले को, कबीर को, गौतम बुद्ध को। तो यानी एक विरासत, डॉक्टर अम्बेडकर उस विरासत के एक पड़ाव है, सबसे मजबूत पड़ाव है। डॉक्टर अम्बेडकर के साथ कांशीराम पड़ाव है, कांशीराम तो बहुत बाद में आते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पी.वी. रामास्वामी पेरियार, ज्योतिबा फूले, एक दौर था वो। वह सबने क्या लिखा है, हम गुलामगिरी पढ़े ज्योतिबा फूले, हम ई.वी. रामास्वामी नायकर पेरियार को पढ़ें, हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को पढ़ें, हम डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ें, सबने अपनी शैली और भाषा में ब्राह्मणवाद को समझाया। ब्राह्मणवाद, मैं उसे आसान भाषा में आज कहूं तो ब्राह्मणवाद मेरे लिए एक ऐसी सांस्कृतिक विचार पद्धति है जिसकी बुनियाद शोषण पर आधारित है। उसका मूल शोषण जातिगत है, लैंगिक है, और जातिगत और लैंगिक शोषण के आधार पर वह आर्थिक संसाधनों पर कब्जा बनाए रखता है। जब आर्थिक संसाधनों पर कब्जा है,
सांस्कृतिक संसाधनों पर कब्जा है तो वह राजनीतिक सत्ता पर भी अपना कब्जा जमाए रखता है। तो अंतोनियो ग्रामशी के शब्दों में अगर उधार लेकर मैं कहूं तो ब्राह्मणवाद एक हेजेमनी है, जो हेजेमनी कास्ट, जेंडर और क्लास तीनों के आधार पर काम करती है। ब्राह्मणवाद की पहचान ये है कि वह जाति उन्मूलन की बात का विरोधी होगा, वह जाति व्यवस्था को बनाए रखने का हिमायती होगा। ब्राह्मणवाद की पहचान यह है कि वह लैंगिक समता का विरोधी होगा और लैंगिक विषमता को बनाए रखना चाहेगा। ब्राह्मणवाद का परिचय यह है कि वह संसाधनों के समान वितरण की बात नहीं करेगा। ब्राह्मणवाद इन सभी चीजों में अपनी हेजेमनी को बनाए रखने की कोशिश करेगा और इसके जरिए वह इस समाज को घोर विषमतावादी समाज बनाए रखेगा। यह आसान सी बात है। यानी जो जातिवादी हो, जो लैंगिक भेदभाववादी हो, जो आर्थिक समानता विरोधी हो, वही ब्राह्मणवाद है। अब इसको सहारा कौन देता है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में, इस किताब में डॉक्टर अंबेडकर ने इसको बेहद विस्तार से समझाया है कि कैसे वह धार्मिक आधार पर, शास्त्रों के आधार पर वैधता पाता है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर बार बार धर्म और शास्त्रों का विरोध करते हैं। ये मेरी नजर में ब्राह्मणवाद है। और जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा था कि आज वो किस हद तक काम कर रहा है, चीजें बदली हैं, निसंदेह बदली हैं। आज जिस भारत में हम रह रहे हैं यह वह भारत तो नहीं है जिसमें डॉक्टर अंबेडकर जैसा व्यक्ति अपनी सारी काबिलियत के बावजूद भी कितना शोषण और अपमान सहता है। आज वह भारत तो नहीं है कि कोई मुखर होकर के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के खिलाफ बोल पाए। बहुत कुछ बदला है, मौके मिले हैं और ये सारे मौके बुद्ध से लेकर के अंबेडकर लोहिया तक के संघर्षों के चलते मिले, संविधान के चलते मिले, जिसकी वजह से वे पेशे जो कभी इन जातियों को नहीं करने दिए गए थे, उन पेशों में भी इन जातियों के लोग पहुंचे। लेकिन सामाजिक चरित्र अपने मूल में आज भी ब्राह्मणवादी है, जातिवादी है, लैंगिक विषमतावादी। अच्छा, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा लक्ष्मण सर कि इस किताब में जिस मुखरता के साथ बाबा साहब ने धर्म और जो हिंदू धर्म है उसके शास्त्रों की सत्ता को चुनौती जो दी है, क्या आज के समय में कोई ऐसा एक भी नेता आपको नजर आता है जो उस लेवल पर जाकर, उस स्तर पर जाकर ब्राह्मणवाद को चुनौती देता हुआ नजर आपको आता हो? वो चाहे फिर किसी भी समाज का हो या किसी भी पार्टी का हो। यह सवाल बेहद अहम है क्योंकि जिस संसदीय लोकतंत्र में हम रहते हैं, यहाँ व्यवस्था परिवर्तन का मूल उत्स राजनीति के पास है और यह चुनावी राजनीति है जो निर्णय लेती है, जो बहुत कुछ बदलती है। इसलिए अक्सर ये सवाल पूछा जाता है और पूछा जाना चाहिए कि नेता क्या कर रहा है। लेकिन मैं इस सवाल को बहुत तवज्जो नहीं देता हूँ। मैं इसके पीछे की पृष्ठभूमि पर जब जाता हूं तो मैं कहता हूं जैसा समाज होगा नेता वैसा होगा। समाज बदल रहा था तो उस बदलाव के बीच से नेता भी पैदा होता है और उस बदलाव की प्रक्रिया को और तेज करता है और व्यापक करता है। नेता की भूमिका है भारतीय लोकतंत्र में। इसीलिए हम डॉक्टर अंबेडकर को वे नेता नहीं कहते, वे दार्शनिक थे, वे विचारक थे। उनके पास विचार और दर्शन था। वह अपना विचार और दर्शन अपने लेखों के जरिए, अपने सड़क के संघर्षों के जरिए जब समाज में लाना शुरू किए तो समाज समझना शुरू किया कि हाँ भाई, यह बात तो स्वाधीनता आंदोलन के महान नेताओं के जहन में भी नहीं आई जो डॉक्टर अंबेडकर के जहन में आई। यानी वो विचार और दर्शन की प्रक्रिया में थे, ज्योतिबा फुले की परंपरा में थे। तो वो एक परंपरा से जब अपने विचार के आधार पर व्यक्ति जुड़ता है तो वह उस विचार को आगे ले जाता है, उसे आत्मसात करता है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने गौतम बुद्ध के बाद कबीर और ज्योतिबा फुले को अपना गुरु माना। यानी विचार प्रक्रिया में एक पड़ाव में डॉक्टर अंबेडकर आते हैं और फिर यह समाज डॉक्टर अंबेडकर को अपना नेता मानता है।
हाँ, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जब संघर्ष कर रहे थे तो डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ भी तमाम लोग काम कर रहे थे, उसी दलित तबके के, पिछड़े तबके के भीतर भी डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ लोग काम कर रहे थे और काम करवाया जा रहा था। तो नेता अपने अपने विचार से, अपने व्यवहार से अपनी स्वीकार्यता स्थापित करता है, जो डॉक्टर अंबेडकर ने किया। आज के नेताओं पर बात करने से पहले क्यों ना हम इस बात पर बात करें कि हमारा समाज कितना बदला। अगर हमारा समाज जातियों में बटे और बढ़ता जा रहा है, एक अर्थ में यह ठीक भी है कि जातिगत गोलबंदी और हो रही है, लेकिन यह गोलबंदी अगर जाति उन्मूलन की तरफ नहीं जा रही है तो यह खतरनाक है। यह जातिगत गोलबंदी फिर आपस में टकराएगी और फिर वो कहेगा कि पिछड़ा अति पिछड़ा का संघर्ष सामने आएगा, दलित महादलित का संघर्ष सामने आएगा और ये सारे संघर्ष सामने आएंगे। तो नेता यह बात समझ गया है कि वह समाज नहीं बदला है, क्योंकि नेता ने भी समाज बदलने की कोई गंभीर कोशिश नहीं की, क्योंकि गंभीर कोशिश तो कांशीराम ने शुरू की थी ना, लोहिया ने शुरू की थी ना, वह था सांस्कृतिक और सामाजिक आंदोलन। तो हमारे आज के नेता सांस्कृतिक और सामाजिक आंदोलनों को बिल्कुल खत्म कर चुके हैं, वे केवल राजनीति करते हैं। इसलिए समाज थोड़ा ठहरा है, समाज अपने ढंग से चल तो रहा है, लेकिन समाज आज भी वोट बैंक की तरफ वोट अगर देता है तो नेता उसको वोट बैंक बना करके वोट ले रहा है। तो नेता हमारे वर्तमान दौर की सियासत की गिरफ्त में है। इसलिए कोई नेता इस समय उन मूल विचारों पर तो नहीं है जो डॉक्टर अंबेडकर का विचार था। लेकिन लक्ष्मण सर, मुझे सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है, या जो मैं समझता हूँ कि बतौर एक इंसान जो जिस समाज में मैं रहता हूँ, उस समाज के जो लोग खुद को अंबेडकरवादी कहते हैं, जो खुद को कभी कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि हम कट्टर अंबेडकरवादी हैं, बट वो लोग भी जब इन मुद्दों पर बात नहीं करते, क्योंकि अगर आप खुद को ये बोल रहे हो कि आप अंबेडकरवादी हो तो आप अंबेडकर के सपनों का देश तो बनाने की कोशिश करेंगे ना, और उसमें सबसे पहली शर्त है कि वो जातिविहीन समाज हो, जातिविहीन देश हो। उस पर कोई काम करते हुए दिखाई नहीं देता। तो क्या आपको नहीं लगता कि अब इस समय जब हम ये मान चुके हैं कि हमारे जो नेता हैं वो किन्हीं कारणों की वजह से इन मुद्दों पर बात नहीं कर सकते या वो नहीं करना चाहते, तो क्या समाज से कुछ लोगों को निकलकर सामाजिक बदलाव के दिशा में काम नहीं करना चाहिए, या सिर्फ हम अभी भी नेताओं की तरफ ही देखते रहें? नहीं, मैं जो बात कह रहा था रजत, इस जी। बात का मूल तर्क ही यही था। इसीलिए तो मैंने कहा ना कि नेता किसी निर्वात में नहीं पैदा होते, नेता समाज के बीच से पैदा होते हैं। अगर समाज नहीं बदला है तो जैसा समाज होगा उसे वैसा नेता मिलेगा, ठीक है। मसलन अगर समाज जाति उन्मूलन की दिशा में नहीं सोच रहा है तो नेता कभी जाति उन्मूलन की बात नहीं करेगा, क्योंकि व्यवहारिक राजनीति में तो नेता वोट देखता है ना, वो वोट गिनता है कि मुझे इस जाति का वोट मिलेगा, किसका मिलेगा, इसकी बात करना है, किसकी नहीं करना। कैलकुलेटेड पॉलिटिक्स है। तो नेता को चूंकि सत्ता पानी है तो हमेशा कोई भी राजनीतिक दल होगा वो वोटों की गिनती पर ध्यान देगा, इसलिए उसके मूल दर्शन भले कुछ हो लेकिन वो वोट की गणित में काम करेगा। इस देश में घोर आरक्षण विरोधी, घोर अंबेडकर विरोधी, घोर सामाजिक न्याय विरोधी जातियां जो पार्टियां हैं, राजनीतिक दल है, वह भी तो जाति देख करके टिकट देती हैं, वह भी जाति देख करके बयान देती हैं, जाति देख करके काम करती हैं। तो ये तो झूठ बोला जाता है इस देश में कि वो जातिवादी नहीं है। इस देश की सबसे बड़ी दो राष्ट्रीय पार्टियां घोर जातिवादी पार्टियां। प्रधान के चुनाव से लेकर प्रधानमंत्री के चुनाव तक में जाति देखी जाती है, बिना जाति के वोट नहीं दिया जाता है। तो समाज ऐसा है। अब अगर राजनेता यह नब्ज पकड़ चुका है तो वो उसका उपयोग करता है। लेकिन हर दौर में नेता पैदा कैसे होते हैं, जो आज नेता हैं वो भी कैसे पैदा हुए, इनके अतीत को जब देखेंगे तो लगेगा कि हर दौर में एक चरण होता है। एक दौर था जब सामाजिक न्याय की वैचारिक राजनीतिक जमीन तैयार हुई, कर्पूरी ठाकुर से लेकर के जब उत्तर भारत में जगदेव प्रसाद कुशवाहा, रामस्वरूप वर्मा, पेरियार ललई सिंह यादव, चंद्रिका प्रसाद जग्यासु और तमाम लोग आए, तो इनकी संघर्षों की जमीन ने एक ऐसी जमीन बनाई जिसे एक तरफ लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव और मान्यवर कांशीराम उसे एक अगले चरण में ले जाते हैं।
तो ये सारे लोग जो जो अब तक पैदा हुए वो जमीन के संघर्षों से पैदा हुए। इन्होंने जमीन पर जाकर काम किया, लोगों के बीच कार्यक्रम किए, समझाया, उन्हें पहचान कराई कि आप कौन लोग हैं और आपके साथ अन्याय क्या हुआ है और इस अन्याय से आपको कैसे लड़ना है। तो ये एक चरण पूरा हुआ। यह सामाजिक न्याय की राजनीति की आजाद भारत का पहला चरण था, जिसे हम 1980-90 के उसके पहले छिटपुट था, उसके पहले के लोगों को मैं कमतर नहीं मानता, लेकिन यह जो चरण था जिसपे कर्पूरी ठाकुर से लेकर के जगदेव प्रसाद कुशवाहा, रामस्वरूप वर्मा से लेकर के प्रिया ललई सिंह यादव, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, रामस्वरूप वर्मा, यह एक दौर था जिसने जमीन बनाई, जिस पर लालू, मुलायम और कांशी राम की राजनीति सत्ता तक पहुंची। ठीक बात है। इसके आगे अब क्या होना है, वो तेवर धीरे धीरे खोता गया। पता है क्यों? क्योंकि समाज उस तेवर की बजाय कुछ और चीजों में बढ़ता चला गया, जो कि स्वाभाविक था। अब एक दूसरा चरण, मुझसे अगर आप पूछेंगे, मैं एक सलाह दूंगा इस पूरे बहुजन समाज को कि अब फिर से वापस लौटना होगा समाज की तरफ, और समाज में सांस्कृतिक आंदोलन करना होगा, और सांस्कृतिक सामाजिक आंदोलन के जरिए हम लोगों के बीच जाएं, उनसे संवाद करें, उनको समझाएं और फिर एक बड़ी एका बनाएं। तो जो राजनीतिक पार्टियां स्थापित हो गई है ना, हम उनसे अगर ये उम्मीद करेंगे कि वो बदलकर अंबेडकर के कदमों पर आएंगे, नहीं आएंगे, उनकी मजबूरियां हैं। अब अंबेडकर के कदमों पर चलने, एक तो अंबेडकर के कदम पर चलने जैसा कुछ नहीं है। अंबेडकर के जो जो विचार है, अंबेडकर जैसा भारत चाहते थे, डॉक्टर लोहिया जैसा भारत चाहते थे, वो लगभग एक जैसा भारत है। उस भारत को बनाने के लिए एक नई भाषा की जरूरत है, जो सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन की बुनियाद बनेगा, और उसके बीच से नए नेता पैदा हो और फिर वो इस पूरे आंदोलन को अगले चरण में ले चले। यही प्रक्रिया रही है। इसी तरह से आज तक का भारत आया है, इसी प्रक्रिया में आगे भी बढ़ेगा, और मैं उम्मीद करता हूं और भरोसा है कि इसी प्रक्रिया में समाज के बीच से आंदोलन भी होंगे, और वह आंदोलन फिर निजीकरण के खिलाफ भी होगा, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर के सामने यह समस्या नहीं थी कि वो प्राइवेटाइजेशन का विरोध कर रहे हैं, जाहिर सी बात। लेकिन आज जो भी सामाजिक न्याय की बात करेगा उसे प्राइवेटाइजेशन और कारपोरेट फंडिंग की पूरी पॉलिसी के खिलाफ बोलना पड़ेगा, क्योंकि आरक्षण आपका खत्म हो गया। तो नई भाषा आपको लानी पड़ी। किसान की बात करनी है तो नई भाषा में करनी है, मजदूर की बात करनी है तो नई भाषा में करनी, जेंडर सेंसिटिविटी की बात करेंगे तो यह सब सामाजिक आंदोलन से पैदा होगा, और यही एक नए नेता का जन्म करेगा। मतलब आप अपने विचारों पर आप बहुत ज्यादा क्लियर मुझे दिखाई दे रहे हैं कि दोबारा से वही हमें वापस अंबेडकर और लोहिया के विचारों की तरफ जाना पड़ेगा अगर आप नई राजनीति को जन्म देना चाहते हैं। तो जैसा मैंने पहले कहा कि अब जो बड़े जो नेता हैं, जो बड़ी जो पार्टियां हैं, उनकी तरफ देखना बंद करके हमें अपने समाज को खुद, इस समाज में से कुछ नेताओं को निकलना होगा और उन्हें लीड करना होगा, और एक कल्चरल संघर्ष दोबारा से करके, और वहां पे अपना जो कल्चर है उसको स्थापित करना पड़ेगा। जो लोगों की आज की जो समाज में जो सोच बन चुकी है उसको बदलना पड़ेगा। एकदम क्लियर है आप इस विषय पर। अच्छा, मैं एक और प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा, ये मैं हिंदू धर्म के रिगार्डिंग पूछना चाहूंगा कि आज के समय में जब हिंदू, मैं बिल्कुल नहीं झिझकना चाहता कि हिंदू आज की डेट में बहुत ज्यादा ताकतवर है, जो कि सांस्कृतिक तौर पर भी है, राजनीतिक तौर पर भी है और आर्थिक तौर पर भी है। तो इस समय पर उस हिंदू धर्म के शास्त्रों को चुनौती देने के माध्यम क्या है, या हम किस तरीके से उनको चुनौती दे सकते हैं? क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति, अगर वो समाज से भी निकल कर आना चाहता है तो उसके पास भी कोई एक नया दृष्टिकोण तो हो। क्योंकि अंबेडकर ने जो सुझाव दिए वो उस समय बहुत अच्छे और बहुत तार्किक थे, लेकिन आज समय बदल गया है। क्या उन उपायों को जस का तस वहां से उठाकर क्या आज के समय में हम उनको अप्लाई कर सकते हैं, या इनमें कुछ बदलाव की गुंजाइश है? मैं जब इस पूरी किताब को पढ़ता हूँ और बार बार पढ़ता हूँ एनिलेशन ऑफ कास्ट का, तो इसका आखिरी हिस्सा जहां पर 20वें बिंदु में, 20वें और 21वें बिंदु में आकर के डॉक्टर अंबेडकर जाति के विनाश की वास्तविक कुंजी शास्त्रों को अस्वीकार करना बताते हैं। सही। और आखिरी में जाति व्यवस्था में आंतरिक सुधार वास्तव में असंभव है, ये कहते हैं। हाँ। क्योंकि अंबेडकर लगातार ये बात कह रहे हैं कि ये लोग चाहते नहीं कि जाति व्यवस्था खत्म हो,
और दूसरी बात, इसमें इस पूरी किताब में एक बड़ी खूबसूरत बात कही है, ब्राह्मणों के चलते ये जाति व्यवस्था है ऐसा नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर ये कहते हैं कि ब्राह्मण ने तो रचा है, लेकिन हर जातियों ने इसे अपनाया है, कंधे पर ढोया है, क्योंकि उन्होंने अपने से नीची जातियों से ऊपर उठना था और ऊपर वाली जाति के प्रतिद्वंदिता करनी थी। ठीक बात है। तो अम्बेडकर ने अपने जमाने के लिहाज से बेहद तार्किक, क्योंकि इन अम्बेडकर का मूल तर्क ये है कि शास्त्र और धर्म इस पूरी जातिगत सामाजिक श्रेणीबद्धता को हमारे जहन तक ले आते हैं, तो वो हमें स्थापित कर देते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी वो आगे बढ़ती चली जाती है। बिल्कुल स्पष्ट है वो। इसलिए शास्त्रों का विरोध करते हैं, इसलिए सामाजिक परंपरा का विरोध करते हैं, और इसके बहुत विस्तार में कितने सारे तर्क देते हैं डॉक्टर अम्बेडकर। इस किताब को तो अपने सिरहाने रख करके बार बार पढ़ना चाहिए, सिलेबस में लगाना चाहिए। ये इतना विस्तार में इस पूरी किताब में एनिलेशन ऑफ कास्ट के फॉर्मूलाज हैं, लेकिन उस पर अभी थोड़ा रुक के, आज जो नई पीढ़ी है, इस नई पीढ़ी में देखेंगे कई तरह के शेड्स हैं। इस नई पीढ़ी में मेट्रोपॉलिटन सिटीज के थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन के साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाली पीढ़ी है, जिसमें शायद थोड़ी बहुत संख्या में बहुजन भी पहुंचे हैं, अधिकांश अपर कास्ट है। इनकी लैंग्वेज, इनकी समझ, इनकी समझदारी, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ, यहाँ के बच्चों से देखता हूँ, शायद उनको जाति क्या है इसका एहसास कम है, क्योंकि जाति के नाम पर शोषण मेट्रोपॉलिटीज में थोड़ा कम है, दिखने में कम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल खत्म हो गया है, दिल्ली में भी है, लेकिन थोड़ा कम है। तो उस पीढ़ी को अगर आप एड्रेस करना होगा तो वो आपकी शब्दावली, आपकी भाषा डॉक्टर अम्बेडकर की भाषा नहीं होगी ना। दूसरी एक पीढ़ी है जो मध्य में अटकी पड़ी है, जो बहुत ज्यादा संसाधन संपन्न और हाईटेक नहीं है, वह थोड़ी मध्यम वर्ग की है, उसकी भाषा अलग होगी। और अभी भी इस देश का बहुत बड़ा तबका उसी कूड़े के ढेर में रहने को मजबूर है जो इस देश की जाति व्यवस्था ने रचा है। तो बहुत बड़ा तबका गांव में है, बहुत बड़ा तबका उस जाति का शिकार है, तमाम तरह की वंचना का शिकार है। मैं जब सोचता हूं तो मैं कहता हूं कि इसलिए हमारी चुनौती गहरी है। हमारे सामने मार्केट है, हमारे सामने ओपन मार्केट है, हमारे सामने बाजार ने सारी चीजों को, बाजार ने सूचना और तकनीक का इस्तेमाल किया है, इंटरनेट घर घर पहुंचाया है, सोशल मीडिया घर घर पहुंचाया है। तो अब हमारे लिए यह एक नया प्लेटफॉर्म भी बना है और यही एक नई चुनौती भी बनी है। प्लेटफॉर्म क्यों बना है? क्योंकि अब छोटी से छोटी घटनाएं भी अगर सोशल मीडिया पर आए तो वो एक राष्ट्रीय मुद्दा बन सकती हैं, और बहुजन समाज ने इसको बना के दिखाया है। मैं बार बार रोहित वेमुला को याद करता हूं कि जब उसकी सांस्थानिक हत्या की गई, उसके बाद से पूरे देश में उबाल आया। उसके बाद से लेकर तत्काल की हाथरस की घटना तक इतना बड़ा, क्योंकि इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी तो सदियों से दबे कुचले रहे, उनके ऊपर अत्याचार होता रहा, बहुत बड़ा एजेंडा नहीं बन पाता था। सोशल मीडिया ने ये मंच दिया है, सोशल मीडिया ने हर एक तबके को आवाज दी है। आज मेरी आवाज इतनी मुखर हुई कि आप मुझसे जुड़े, मैं आपसे जुड़ा, हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं, हमारी बातों को और लोग सुनेंगे, प्रभावित होंगे। दूर किसी गांव में कोई यूट्यूब चैनल आपका देख रहा होगा, फिर उसके दिमाग में ऐसी कुछ बातें आएंगी, तो हमारा विचार वहां तक पहुंचा, हमारे बातों के जरिए डॉक्टर अम्बेडकर की कुछ बातें पहुंची, ये जरिया है। लेकिन चुनौती क्या है, खतरा क्या है ये सोशल मीडिया और हाईटेक बाजारवाद का? इसने हमारे अतीत से हमें काट दिया, हमारी परंपराओं से हमें काट दिया, हमारे सोशलाइजेशन, कल्चराइजेशन से हमें काट दिया, इंडिविजुअलिज्म का शिकार बना दिया, क्योंकि पूंजी तो इंडिविजुअलिज्म बनाती है। तो मैं इसलिए कहता हूं कि अब हमें नई भाषा की जरूरत है। हम अगर वाकई डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं जो जाति उच्छेद की तरफ जाए, तो इसलिए हम कहेंगे कि सबको ये बात समझानी पड़ेगी कि जातियां क्या हैं। शहर वाले युवाओं को अलग भाषा में समझानी होगी, जो कस्बों के युवा है उन्हें अलग भाषा में समझानी होगी, गांव के युवाओं को अलग भाषा में समझानी होगी, क्योंकि युवाओं का एक बहुत बड़ा तबका है। ये हमारे लिए चुनौती है। अगर हम वाकई एक बुद्धिजीवी हैं, अगर हम वाकई अम्बेडकर को, लोहिया को पढ़ करके एक सामाजिक न्याय का भारत बनाना चाहते हैं, तो मैं कैसे इस चुनौती को डील करूंगा, यही मेरी चुनौती है।
तो मैं इसे इस रूप में देखता हूं कि हमारे सामने रास्ते खुले हैं, अब इसे नई भाषा में ले जाना है। या वह नई भाषा क्या होगी? राइट विंग के पास ये ताकत है कि वो रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, सबको हिंदू बना दें, सबको एक कर दें, धर्म क्या है, शास्त्र क्या है, क्योंकि उनको उनका काम आसान है। पहाड़ पर चढ़ना मुसीबत का काम होता है, पहाड़ से किसी को धक्का दे दीजिए, लौटता हुआ नीचे आ जाएगा। धर्म के नाम पर सांप्रदायिक दंगाई राजनीति जो दक्षिण पंथ करता है, जातिवादी राजनीति करता है, वो तो पहाड़ से धक्का देने वाली है, नफरत की राजनीति है। तो नफरत फैलाना हमेशा आसान होता है, हमारा काम मुश्किल है, हमारा काम मोहब्बत है, हमारा काम बराबरी है। इसलिए हमें अब नई भाषा की जरूरत है। तो नई भाषा क्या होगी कि डेटा हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि हम डेटा कलेक्शन करें और हम ये कहें कि आज भी चलो देश के युवाओं से संवाद करें। एक उदाहरण देता हूं, मैं विश्वविद्यालय का टीचर हूं, मैंने एक आरटीआई लगाई और मैंने उस आरटीआई को पब्लिक डोमेन में डाला तो तहलका मचा कि इस देश के 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में केवल 9 ओबीसी प्रोफेसर है, जिनकी पॉपुलेशन इस देश में आज मोर देन 50% है। इस देश के 95% प्रोफेसर की पोस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एससी और एसटी के वैकेंट है। अब आप इस फैक्ट के जरिए उस कम्युनिटी को ये समझा सकते थे कि अगर तुम भी हिंदू थे तो ये सारे अपर कास्ट विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर क्यों बने हैं? इस विश्वविद्यालयों में जितनी आबादी है दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की, उतने प्रोफेसर तो होने चाहिए थे। तब आप डिकोड करेंगे उस स्ट्रक्चर को जिसे वो हिंदू कहते हैं, जिसके नाम पर वो जातिवाद फैलाते हैं। ये हमारी भाषा होगी। तो हम विश्वविद्यालयों की बात करें, हम मीडिया की बात करें, हम जुडिशरी की बात करें, हम ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास की नौकरियों की बात करें, हम सवाल पूछें कि प्राइवेट सेक्टर जहां रिजर्वेशन नहीं था वहां कौन लोग हैं, एग्रीकल्चर का कौन लोग काम कर रहा है, कौन माइग्रेंट वर्कर है, तमाम चीजें। तो तब हम इस राइट विंग की ताकत से लड़ पाएंगे और डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बना पाएंगे। आपने जैसा कहा सर कि हमें डाटा की जरूरत है, क्योंकि जब तक हमारे पास आंकड़े नहीं होंगे, हम जो आज की जो नई पीढ़ी है जो बहुत ज्यादा लॉजिकली सोचती है और जो उनके सामने होती है केवल वो उसी को एक्सेप्ट करती है। लेकिन जब हमारे पास डाटा या आंकड़े हैं ही नहीं तो हम उन्हें क्या बताएं, क्योंकि सरकारें आंकड़े नहीं दे रही हैं। जो हमारा जो एक बहुत बड़ा तबका है उसको नहीं पता कि आंकड़े कैसे निकाले जाते हैं, सरकार से कैसे हम आंकड़े मांग सकते हैं, उन्हें नहीं पता। कुछ लोग हैं जिनको पता है लेकिन वो उसको यूज नहीं करना चाहते, क्योंकि जाति उन्होंने कभी देखी नहीं। जाति के ऐसा उनको लगता है कि जाति के हिसाब से उनके ऊपर कभी कोई उनका शोषण नहीं हुआ। लेकिन जैसा मेरा जो एक्सपीरियंस है कि बचपन में मुझे नहीं पता था कि किस तरीके से जो मेरे टीचर्स हैं वो मेरे साथ जातिवाद कर रहे हैं। लेकिन आज जब मैं पीछे पलट के देखता हूं तब मुझे पता समझ में आता है कि नहीं, ये उस वक्त ये जातिवाद कर रहे थे, वो मेरी गलती थी या मेरी परवरिश की गलती थी जो मुझे समझ में नहीं आता था। कुछ वैसा ही आज की डेट में मैं देखता हूं, जो आज की जो यूथ है या जो मेरे जैसे जो लोग हैं उनमें, उनको नहीं पता कि किस तरीके से जाति काम करती है, किस तरीके से जातिवाद है। उनकी नजर में जातिवाद है नहीं। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सो कॉल्ड दलित हैं, जो लेकिन पढ़ चुके हैं, जो आज विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं। उनको नहीं पता कि जातिवाद कैसे होता है। तो उनको हम किस तरीके से उन तक ये विचार की वो ले पहुंचाएं, वो एक बहुत बहुत बड़ी। नहीं, मैं उन्हीं की बात कर रहा था रजत। हाँ रजत, मैं उन्हीं की बात कर रहा था कि ये जो हमने बताया ना कि डेटा की लैंग्वेज होगी, तो ये विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले दलित पिछड़े के सामने जब ये आंकड़ा जाएगा तो उसे भी तो समझ में आएगा ना कि इस देश के विश्वविद्यालय में जहां वो पढ़ रहा है वहां भी जातिवाद कैसे होता है। ये है डाटा तो उनके सामने है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक मित्र हैं जो कि मेरी कास्ट से बिलोंग करते हैं, यानी कि बहुजन समाज से बिलोंग करते हैं। उनके पास सामने, उनको पता है कि डाटा है, उनको पता है किस तरीके से शोषण हो रहा है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते इस चीज को कि आज की डेट में भी जातिवाद है और इससे लड़ने की जरूरत है। उनकी नजर में कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये हो रहा है तो होने दें। यही ब्राह्मणवाद की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वह कल्चरल हेजिमनी रखता है ना, वो आपको समझा ही देगा। ये इसलिए हमारी चुनौती है, ये उसकी व्यक्ति की मजबूरी नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर जब लिख रहे थे तो उसी समय उनका बहुजन समाज इतना नहीं समझ रहा था, लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी। एक स्तर पर कोशिश है डेटा, दूसरे स्तर पर कोशिश है हम लोगों के बीच जाएं, उनसे बात करें, उनसे संवाद करेंगे।
इस देश के एकेडमिक डिस्कोर्स, मेन डिस्कोर्स ये संवाद ही नहीं करता है, इसलिए ये सब मुश्किल है। जाति पर जितनी ज्यादा बात होगी उतनी ज्यादा चेतना बढ़ेगी, संघर्ष करना होगा। ये एसी रूम में बैठ करके, जैसे हम लोग प्रोफेसर है तो हम भी तो अपने कंफर्ट जोन में बात कर रहे हैं, आज हमें सड़कों पे होना चाहिए था, जो हम नहीं है। और हम फिर ये रोना रोएंगे बैठ करके कि नेता अपना काम नहीं कर रहा, समाज बड़ा बुरा है, तो उसमें हमारा कोई योगदान नहीं रहा, हम अपनी भूमिका नहीं निभा रहे हैं, ये हमारी कमजोरी है। आपका साफ साफ ये मानना है कि आज की डेट में एक ऐसे सामाजिक संगठन की जरूरत है जो सड़कों पे उतरे, या फिर हम लोगों को खुद ही सड़कों पर उतर के इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी, लोगों को समझाना पड़ेगा, लोगों को ये विचार की उन तक पहुंचानी पड़ेगी। जैसे मेरे पास ये एक एक्सीडेंटली मेरा अंबेडकर से परिचय हुआ, मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैंने आज से 4 साल पहले मैंने पहली बार अंबेडकर को पढ़ा, और तब से जो मेरे अंदर परिवर्तन जो आया है कि काफी सारी किताबें पढ़ने के बाद एक समझ बनी मेरी। वरना उससे पहले मुझे भी लगता था कि नहीं, सारी चीजें नॉर्मल चल रही हैं। लेकिन तो मतलब मेरे कहने का और आपके कहने का सेम है कि हमें उनको जाके समझाना पड़ेगा, बिना समझाए कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं अब एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये थोड़ा इस किताब से थोड़ा सा हटके है, इस किताब को मैं बंद कर देता हूँ। कि आज के समय में जब हम ये देखते हैं कि जब आप जाति का विरोध करते हो, ये अंबेडकर के समय में भी था कि जब वो जाति का विरोध कर रहे थे तो लोग उनको ही जातिवादी बोलते थे। आज की डेट में जो लोग, जैसे जो प्रोफेसर्स हैं, है ना, जो ऑथर्स हैं, जो कहीं किसी जॉब में काम कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हैं, वो वहां पे जाति का विरोध करते हैं तो लोग उनको उल्टा जातिवाद बता देते हैं। इसके पीछे की मानसिकता को थोड़ा सा डिटेल में आप समझाने की कोशिश करें। नहीं, ये बहुत सामान्य सी बात है, क्योंकि यह इस देश की पूरी हेजेमनी, कल्चरल हेजेमनी है। ये जो नरेशन सेट करता है ना, हाँ। जो समझाता है आपको कि आज जाति पर जब भी बात होगी तो उसमें नुकसान किसका है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के पूरे कॉन्सेप्ट में नुकसान किसका है। जिसका नुकसान है उसने कभी बात नहीं की एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की, सीधा सा लॉजिक है। सही। जिसका फायदा था इस पूरे कास्ट सिस्टम की हायरार्की से, जिसका फायदा है वो कभी इसकी बात नहीं करता है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर एक दलित परिवार का पैदा होकर के ही एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की बात कर रहा है, ये पॉइंट है। तो जिसकी हेजेमनी है वही नरेशन सेट करता है, वही मीडिया में है, वही विश्वविद्यालयों में है, वही कोर्ट में बैठा है, वही वकील बना है, आज भी 70 साल बाद भी नरेशन जहां से सेट होता है ना, वो बहुत बहुत शातिर लोग होते हैं। शातिर लोग इस मामले में होते हैं कि एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, 5 ब्राह्मण एक जाति के होंगे, शुक्ला, तिवारी, मिश्रा, दुबे होंगे, मीडिया में एक साथ पांचों अपने टाइटल के साथ बैठेंगे, उन्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, वो जातिवादी नहीं होगा, वो सब मेरिट होगा। एक ही विश्वविद्यालय के एक ही डिपार्टमेंट में 10 में से 9 ब्राह्मण काम कर रहे होंगे, लेकिन उन्हें कभी अजीब नहीं लगेगा कि ये विभाग कैसे चल रहा है। एक जुडिशरी है जिसमें 500 जज में से 490 जज ब्राह्मण होंगे, उन्हें कभी अजीब नहीं लगेगा, क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि ये सब मेरिट है। अपर कास्ट ये नरेशन बिल्ड करता है कि ये मेरिट है, और जो मेरिट नहीं काबिल है, मेरिट से नहीं काबिल है, उसने रिजर्वेशन के जरिए एंट्री पाई है। तो जब से यह डिस्कोर्स रिजर्वेशन का आया, तब से यह डिस्कोर्स आ गया कि रिजर्वेशन ने कास्ट सिस्टम को बढ़ाया है। सोचिए कितने शातिर हैं वो लोग, जो पूरे सदियों से कास्ट सिस्टम के उपयोग करके सब कुछ पर आजादी के 70 साल बाद तक उनका कब्जा है। वो लोग ये ऐसे नरेशन बनाते हैं गोया जातियां दलितों ने बनाई है, पिछड़ों ने बनाई है, आदिवासियों ने बनाई है, इसलिए जब भी वो उस पर बात करेंगे तो उन्हें जातिवादी करते हैं। इससे बिल्कुल हिचकने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, उनकी आंख में आंख डाल करके यह बात कहने की जरूरत है कि जातिवादी तुम हो, हम एनिहिलेशन ऑफ कास्ट वाले लोग हैं, अपना काम करें, इससे घबराने की जरूरत नहीं। ये वो लोग हैं जो आप जितना इनका जवाब देंगे, आप इनका जवाब दे नहीं पाएंगे संतुष्ट हो, क्योंकि जवाब उसका दे देता है जिसके पास कोई सवाल है, पूर्वाग्रहों का कोई जवाब नहीं, साजिशों का कोई जवाब नहीं, बराबरी की बात कर रहे हैं, दैट्स इट। तुम्हारे ये सब नरेशन में हम फंसने वाले नहीं है कि हम जातिवादी हैं। अभी आज के समय में सर हम ये देखते हैं कि इन लोगों का एक तर्क होता है, इनका ये तर्क है कि जब आप शहर में किसी की शादी होती है
तो वहां पर हम ये नहीं देखते कि कौन खाना बना रहा है। वहां पर किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति आके खाना बनाता है, किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति आकर हमारे बगल में खड़े होकर खाना खाता है। तो अब आज की डेट में ये एक नरेशन बिल्ड किया जाता है, जो कि अब मैं पिछले 1.5-2 सालों से मैं सुनते आ रहा हूँ कि इस तरह के बहुत सारे लोग इस तरह का तर्क देते हैं, इस तरह का कुतर्क देते हैं। तो इसको हम किस तरीके से काउंटर कर सकते हैं, इसको आप थोड़ा सा इलेबरेट करके बिल्कुल। बता पाएंगे कि हाँ, बहुत बहुत अच्छा सवाल है रजत, आपका सवाल समझ गया मैं, बहुत अच्छा सवाल है। हमारे एक दोस्त कहा करते हैं ना कि जाति खत्म होगी, देखो मैं ब्राह्मण हूं, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, हम दोनों की थाली में खाते हैं, कहाँ जातिवाद है। लेकिन जब वो एक नेता के पास गया मिलने, तो उनसे बोला कि सर हमारा नाम तो फलाने तिवारी है, वो नाम में नहीं जुड़ा है बस। मैंने तुरंत उसे वही समझा कि ये है जातिवाद। जानते हैं रजत, पिछले जमाने के लोग कम शातिर थे जिनका जातिवाद दिखता था। गांव में मोहल्ले बटे होते थे जातियों के आधार पर, हमें दिखता था कि ये जातिवादी है, ये जातिवादी नहीं। नए भारत ने हमारी मुश्किलें बढ़ाई हैं। लोगों ने अपने जातिवाद को कपड़े के अंदर रखा है, त्वचा के अंदर कर लिया। अब वो दिखते एक जैसे नहीं है। वो आपकी थाली में खाएंगे, वो आपके साथ बैठेंगे, आपकी गाड़ी में सफर करेंगे, आपके साथ रहेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन जब इंटरव्यू में दो में से एक को चुनना होगा, वो अपनी जाति वाले को चुनेंगे। आपकी जो बहुजन लोग हैं उनको इंटरव्यू में नंबर कम देंगे, उनको कम मेरिट का बनाएंगे, उनकी रिपोर्ट को दिक्कत तलब करेंगे। ये महीन जातिवादी लोग, इसलिए खतरा बड़ा खतरनाक हो गया है। क्योंकि पहले का जातिवाद दिखता था, अब तो ये सब इंसानी चोले में दानव बनने बैठे हैं, इसलिए ये ज्यादा खतरनाक है। हमें इस बात को समझाना है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का मतलब क्या है। आपने उनका खाना खाया और जाति नहीं पूछी, क्या आप उनके घर अपने बच्चे की शादी करेंगे, या उस व्यक्ति के घर जाकर खाना खा सकते हैं क्या? नहीं जाएंगे। तो घर चले भी गए तो जातियां जहां जहां काम करती हैं वहां वहां तोड़ेंगे जाति। इस बहस को यहां ले आना चाहिए। अगर सब बराबर है तो सब बराबर की जगहों पर क्यों नहीं है? सबको जमीन की हिस्सेदारी क्यों नहीं है? सबके पास इक्वल रिसोर्सेज क्यों नहीं है? रिसोर्सेज क्यों कास्ट के बेस पर डिस्ट्रीब्यूट है? ये सवाल को यहां तक ले आना। मतलब आपका कहना एकदम साफ है कि आज की डेट में जो जातिवाद है वो और ज्यादा खतरनाक हो गया है कंपेरेटिवली पहले जो जातिवाद होता था, क्योंकि वो पहले बहुत क्लियर था कि हाँ ये इंसान जातिवादी है, वो जातिवाद फैला रहा है। और आज के समय में वही बहुत ज्यादा महीन हो गया है, एक लबादा ओढ़ लिया है ऊपर से अच्छा बनने का, लेकिन अंदर से वही जातिवादी व्यक्ति है। पहले के द्रोणाचार्य पहचानने आ जाते थे एकलव्य का कैसे वो उठा काट रहे हैं, अब के द्रोणाचार्य बड़े शातिर हो गए हैं। अब एकलव्य को अपने अंडर में रिसर्च कराते हैं, लेकिन उसका करियर भी तबाह कर देंगे। ये है खतरनाक जातिवाद। अच्छा, ये आपने बहुत सही बताया कि किस तरीके से वहां पर जाति जो काम करती है, जो स्कॉलर्स जो अपने बहुजन समाज के जाते हैं, हालांकि बहुत कम ही पहुंच पाते हैं। मैं इसमें अगला एक सर आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जाति की जो समस्या है वो केवल मेरी समझ के हिसाब से, और शायद आप भी इस समझ से इत्तेफाक रखेंगे, कि वो सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र और अछूतों के बीच की समस्या नहीं है। अगर आप इसको बहुत डिटेल में जब जाके देखते हैं तो ये जो समस्या वर्णों के आधार पर देखते हैं तो वो मुझे कम नजर आती है, लेकिन जब हम जाति की एक वर्ण की बात करें, शूद्रों की अगर हम बात करें और अछूतों की बात करें, तो उनके अंदर जो कास्ट है, उनके अंदर जो कास्ट सिस्टम काम करता है, जैसे कि एक चमार है वो एक भंगी से शादी नहीं करेगा, एक कोरी है वो चमार के यहाँ शादी नहीं करेगा, एक चमार अहीर के यहाँ लड़की दे देगा, लड़की ले लेगा लेकिन लड़की देगा नहीं। तो ये जो पूरा जो कास्ट का जो नेक्सस है, ये इसको हम किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं? मैं इसके ऊपर आपसे चाहूंगा कि आप थोड़ा प्रकाश डालें। थोड़ा मुश्किल काम है रजत, बहुत सवाल बहुत अच्छा है, आपकी मंशा बहुत अच्छी है, लेकिन काम बड़ा मुश्किल है। और बिल्कुल ठीक आपने कहा कि वर्ण बिल्कुल अलग चीज है। यह दिक्कत तो ब्राह्मणों के यहाँ भी है ना। उन्होंने अपने यहाँ एक ब्राह्मण को ऐसा बना दिया कि उसे महापात्र कहते हैं, उसके घर खाना वाना नहीं खाते, वो भी ब्राह्मण है। तो राजपूतों में भी भूमिहार अलग है, ठाकुर अलग है, उनमें शादियां बहुत कम होती हैं, थोड़ी बहुत होने लगी। ये पूरे सोसाइटी की दिक्कत है, ये केवल शूद्रों के साथ नहीं है, पूरे सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा फटा हुआ है। ये जाति है, वो वर्ण है। वर्ण के नाम पर एक खांचा बना दिया गया कि आप द्विज नहीं है, आप बाकी सब शूद्र हैं। किसान जातियों को भी उसमें फिट कर दिया, जबकि किसान जातियां
बेसिकली इस वर्ण व्यवस्था में फिट नहीं बैठती, ओबीसी की तमाम जातियां। लेकिन ओबीसी की तमाम जातियों को भी सत्ता, संसाधन और हिस्सेदारी से वंचित रखना था, इसलिए उन्होंने शूद्रों के बीच क्लियर कट डिवीजन नहीं किया। लेकिन ओबीसी को कभी वो ब्राह्मण नहीं मानते ना, वो राजपूत नहीं मानते। आज विडंबना आप देखिए, ओबीसी की कई जातियां अपने को राजपूत कहती हैं, कई जातियां हैं। बिल्कुल। ओबीसी में बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो कहता है कि हम तो एकदम राजपूत है। ये है। मैं एक चीज सोचता हूँ, और आपके इंटरव्यू तो ये बात साझा भी कर रहा हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर एनिलेशन ऑफ कास्ट की बात कर रहे थे। हम एनिलेशन ऑफ वर्णा सिस्टम को ही कर दें और हम ये कहें कि हम तुम्हारे स्ट्रक्चर को ही नहीं मानते, हम न तुम्हें शूद्र, न हम खुद को शूद्र मानेंगे, न हम तुम्हें द्विज मानेंगे। किस बात के द्विज? हम कृषक कामगार जाति हैं, हम श्रमशील लोग हैं। तो थोड़ी भाषा बदल दें, हम कामगार लोग हैं। हमने अपने खून पसीने से इस देश को बनाया है, चाहे वो दलित हो, चाहे मुसहर पासी हो, चाहे कुम्हार लुहार बढ़ई नाई मोची हो, चाहे कोई अहीर हो, मौर्या हो, कुशवाहा हो, ये सारी कामगार जाति है, ये पेशेवर जाति है। इन पर एकजुटता बनाए, तो ये एक बात है। बुराई इसमें कोई बहुत ज्यादा नहीं है कि वो अपनी जाति में शादी कर रहा है, लेकिन कोशिश इस बात की करें कि वह जाति टूटे और एक जाति की दूसरे जाति से शादी हो। लंबी प्रक्रिया है। फिलहाल जो प्रेम विवाह का मामला है, इससे थोड़ा टूटता हुआ नजर आ रहा है। ख्वाहिश के तौर पर कहें तो मेरी भी ख्वाहिश ये रहेगी कि ये जातियां टूटें और एक बड़े खांचे की तरफ हम लोग बढ़े। लेकिन फिर इसकी दिक्कत ये होगी कि उसका अल्टरनेट आपके पास नहीं होगा। एक जाति टूटेगी तो फिर आप दूसरा जमात की तरफ एक स्ट्रक्चर बनाइए, सोसाइटी को तैयार करिए कि अन्य पिछड़ा वर्ग एक कैटेगरी होती है, दलित नाम की एक कैटेगरी है, कास्ट नहीं है, कैटेगरी है, यानी जाति से जमात की तरफ, और फिर उस जमात को बहुजन की तरफ ले आइए। तो मुझे लगता है कि एक लंबा प्रोसेस है, इस दिशा में हमें काम करना होगा, ग्रेजुअली वो आगे बढ़े। इस दिशा में आपका जो कहना है कि ये अभी के तौर पर, जैसे अम्बेडकर ने कहा इस किताब में कि जाति खत्म नहीं होगी, वैसे ही आप भी कह रहे हैं कि जो वर्णों के अंदर जो जातियां हैं, जिसमें अगर अपन शूद्र और अछूतों की बात करें तो उनमें जो जातियां हैं उनको खत्म करने की बात अभी तक तो नहीं होती हुई दिखा देती, और आगे भी शायद एक लंबे समय तक वो खत्म ना हो। लेकिन मेरा मैं एक लाइन रजत इसमें जोड़ दूं। हम लोग जानते हैं जाति को औचित्यहीन कर सकते हैं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटी एंड एबिलिटी इन सोशल स्टेटस, अगर ये हम कर देना कि जाति का कोई मतलब ही न रह जाए। इंटरव्यू में कोई इंटरव्यू देने गया है, 4 कैंडिडेट है, तो कौन इंटरव्यू ले रहा है, इसमें इतना डाइवर्सिटी हो जाए कि वह फर्क ही मिट जाए कि इंटरव्यू में बैठे किसी दलित से भेदभाव हो सकता है। तो जब हम अपने पूरी सोसाइटी को यहां तक ले आएंगे ना कि कास्ट के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन जितने भी तरह के वो खत्म हो जाए, इक्वलिटी आ जाए, अपने आप ये पूरी कास्ट सिस्टम इररिलेवेंट हो जाएगा। लेकिन जब तक इक्वलिटी नहीं आएगी इस कास्ट सिस्टम में, इसको ब्रेक कर पाना थोड़ा मुश्किल है। शायद यही वजह है कि इतनी ज्यादा इनइक्वलिटी संस्थागत तौर पर स्थापित की गई है, अगर मैं सही समझ रहा हूँ। सर, ये मेरा आखिरी सवाल है, ये एकदम आखिरी सवाल है, उसके बाद अपन वाइंड अप करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 70 साल हो गए, उसके बाद भी जैसे अंबेडकर ने अपने समय में छात्रालय खुलवाए, उन्होंने कॉलेज बनवा दिए, लेकिन अब हम देखते हैं कोई भी ऐसी सामाजिक संस्था बहुजनों की नहीं निकल कर आती जो इस दिशा में कार्य करती हुई दिखाई दे कि वो खुद का मीडिया हाउस खड़ा कर दे, खुद के कॉलेज हो उसके पास, खुद के स्कूल हो उसके पास, वो खुद आरक्षण देने की कैपेसिटी में आ जाए। जहां तक मैं समाज को समझता हूँ, जितना मैंने समझा है, जितना मैंने कोशिश करी है, मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा काम भी नहीं है, बहुत आसानी से किया जाने वाला काम है। तो फिर उसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं कि क्यों इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता? देखिए, आप जो चिंता जाहिर कर रहे हैं वही काम किया है एक संगठन ने इस देश में 95 साल से, और आज वो पूरे देश पर राज कर रहा है। उस संगठन ने कोई चुनाव नहीं लड़ा, उस संगठन के कई लाख सरस्वती शिशु मंदिर है, उस संगठन के कई हजार संकल्प नाम के छात्रावास हैं जो यूपीएससी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। उस संगठन में जितने लोग हिंदू समर हैं जी। अगर असल में अगर हम देखें कि अंबेडकर ने जो नारा दिया था कि शिक्षित बनो,
संगठित बनो और संघर्ष करो। असल में अगर किसी ने उन्होंने समझा है तो वो केवल आरएसएस पूरे भारत के अंदर, मेरा निजी मानना ऐसा है कि उन्होंने किया। बिल्कुल ठीक बात है। नहीं, उनके लिए आसान भी था रजत, इस बात को भी हमें समझना होगा कि मैं फिर से कह रहा हूँ ना, उनके लिए गोलबंदी आसान थी। वो सारे लोग प्रिविलेज्ड लोग थे ना, और उनको ये समझाना था कि 15% ब्राह्मण या सवर्ण कह करके आप 100% भारत पर राज कभी नहीं कर सकते थे। तो आपको करना क्या था, आपको सबका बनना था। तो आप सवर्ण आइडेंटिटी पर कभी सबका ऊपर शासन कर नहीं सकते थे, तो आपको हिंदू आइडेंटिटी की जरूरत थी। तो आपने लगातार जो अप्रेस्ड कम्युनिटी थी उसको ज्यादा और शोषित किया। जो आइडेंटिटी ओबीसी थी, जो आइडेंटिटी एससी थी, एसटी थी, उन आइडेंटिटीज को ओवरलैप कराया हिंदू आइडेंटिटी से। तो आपका काम आसान बना, आपको एक धर्म के नाम पर झूठ बोलना था, आपको लोगों को बरगलाना था। तो यह काम आसान था, उनके पास संसाधन थे, प्रिविलेज था, तो उन्होंने स्कूल खोले, आईएएस की ट्रेनिंग देते हैं, उनके लोग चंदा देते हैं उनको, और एकजुट होकर के एक आइडेंटिटी पर काम करते हैं। और उनको पता है कि 15% लोग है ना, अपने लिए नेतृत्व में झगड़ा नहीं करेंगे कि एक जाति वाला आगे बढ़ गया तो ये हमारा नेता नहीं होगा, इसकी टांग खींचो। और सारे आपस में लड़ते रहे। जितना समाजवादियों का विघटन हुआ, जितना बहुजन पार्टियों का विघटन हुआ, ये किस बात में है? क्योंकि इन्होंने कभी यह नहीं समझा कि देश बहुत बड़ा है, इस देश में हजारों नेताओं की जरूरत है, गांव प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक हजारों की जरूरत है। लेकिन इन लोगों ने कभी आपस में समझौता नहीं किया, और हमारे नेता आपस में लड़ते रहे, और वही हमारा समाज करता है। तो इसकी वजह से हम एकजुट नहीं हो पाए। हमारा काम भी मुश्किल है, हमारे पास प्रिविलेज कम है। मैं एक उम्मीद देखता हूं कि चीजें थोड़ी थोड़ी बदल रही हैं। मैं दलितों के बीच और अन्य पिछड़े वर्ग के बीच, आदिवासियों की आप बहुत स्थितियां खराब है, लेकिन फिर भी आदिवासियों के जो तबके मजबूत हुए, उन्होंने अपने हॉस्टल बनाए हैं, स्कूल चला रहे हैं, कम्युनिटी फीलिंग आई है। दलितों में बहुत ज्यादा है, अन्य पिछड़े वर्ग में भी एक बहुत उभरती हुई चेतना में देख रहा हूं। अन्य पिछड़ा वर्ग में एक तबका आया है जो बहुत तेजी से अपने पूरे संगठन के लिए काम कर रहा है, लोगों को एकजुट कर रहा है, इतिहास से जोड़ रहा है, लोगों की मदद कर रहा है। शिक्षण यूट्यूब चैनल में जब देखता हूँ, यूट्यूब चैनलों की जो भरमार आई है, इससे मैं देखता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा, मैं इसको एक मेन स्ट्रीम मीडिया कहता हूँ। चीजें बदल रही हैं, बस इसकी दिशा को लेकर मैं थोड़ा सशंकित रहता हूँ। और मैं अपनी भूमिका में देख पाता हूँ कि हम कैसे ये जो नई उभरती हुई पीढ़ी है ना, इसको एक अच्छा और सटीक विचार देकर के बहती हुई नदियों को एक समुद्र में मिला पाए, और फिर वो समुद्र इस देश के शासक बनने का है। कांशीराम ने, माननीय कांशीराम ने कहा था ना, इस देश की दीवारों पर जाकर लिख दो कि तुम इस देश के शासक हो। मैं वो भारत देखना चाहता हूँ। 15% सवर्णों पर प्रिविलेज था, झूठ बोलना था, नफरत फैलाना था, राज कर लिए। हम तो मोहब्बत के लोग हैं, और हमारी आबादी 85% है। कुछ चूकें हुई हैं, उसको निर्ममता से स्वीकार करना होगा। राजनीतिक गलतियां हुई हैं, उसको निर्ममता से स्वीकार करना होगा, और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर जनता के बीच चलना होगा। चीजें बदलेंगी, और एक दिन अम्बेडकर के लोहिया के सपनों का भारत बनेगा। लक्ष्मण सर, मुझे आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, और वैसे तो मेरा मन नहीं कर रहा कि अब इसको यहाँ पे खत्म करें, लेकिन समय तो समय है। थैंक यू सो मच रजत, थैंक यू। धन्यवाद सर। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी के साथ हमारी ये बातचीत, किताब पर चर्चा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पर, ये आपको कैसी लगी आप नीचे कमेंट बॉक्स पर जाकर बताएं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उन्हें समझ में आए कि जाति किस तरीके से काम करती है और जाति का उन्मूलन क्यों ज्यादा जरूरी है। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, फिर किसी किताब या किसी व्यक्ति के साथ जिस पर हम किसी किताब पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहर।